my dear students, welcome to Pradis Institute of Education. Pradis Education आप सभी के लिए लाया है CBSE बोर्ड सीरीज। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी कि आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं और आज मैं आपके लिए क्या नया टॉपिक लेकर आई हूँ। यस एग्जैक्टली, आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर पार्टनरशिप, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड दिस विल बी योर पार्ट 1। अभी तक हमने पार्टनरशिप में काफी सारी चीजें पढ़ी है। पहले हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल क्या होता है समझा। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल्स में ये देखा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, पार्टनर्स अपने रिलेशंस कैसे शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ आईओसी, आईओडी, ड्राइंग, काफी सारी चीजें हमने फंडामेंटल्स में सीख ली। ठीक है, इसके बाद हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट केसेस देखे कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने पीएलएल रेशियो चेंज करना चाहते हैं तब क्या होता है, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब क्या होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तब क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, और जब किसी पार्टनर की सडनली एब्रप्टली डेथ हो जाती है तब क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी प्रीवियस क्लासेस में। अब आज के क्लास में हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली डिसोल्यूशन हियर। ठीक है, अब क्या होने वाला है, पार्टनरशिप अब हम एंड कर रहे हैं। अब जो सारे पार्टनर्स हैं म्यूचुअली उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब जो पार्टनरशिप हमारा बिजनेस चल रहा है इसको एंड कर दो। ठीक है, अब वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अब उनकी इंटेंशन नहीं है पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने की, सो दे वांट टू एंड अप देयर पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही बोल सकते हो शॉर्ट चैप्टर है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट होगा। अभी तक एक लिंक बनी हुई है, अभी जो पीएनएल रेशियो चेंज हुआ, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, सबकी एक लिंक बनी हुई है। बेसिकली बहुत सारा आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिली होंगी। हर केस में, हर टॉपिक में आप चेंज इन पीएनएल रेशियो पढ़ रहे हो, हर टॉपिक में आप रिवेल बनाओगे, हर टॉपिक में आप वही गुडविल के ट्रीटमेंट, वही रिजर्व्स, वही प्रोविजन, सारा कुछ आपको एक तरफ कॉमन दिख रहा होगा, एक सिंक बनी होगी। लेकिन अब डिसोल्यूशन के समय बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, बहुत सारे नए अकाउंट्स बनेंगे और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस से एंटायरली डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ नए कंसेप्ट को सीखेंगे। सो बेसिकली आज की क्लास में हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। जब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो क्या हमारे कंसेप्ट्स हैं, किन कंसेप्ट का हम एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, क्या बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है। तो बेसिकली आज की क्लास में सिर्फ हम कंसेप्ट्स कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्राडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो क्लास केजी से लेके क्लास 10 तक इट इज अवेलेबल ओनली एट जस्ट ₹9,999 एंड सेम गोस विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी जो ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है दैट इज अबाउट 30,000, बट ये अभी आपको अवेलेबल है 9,999 में एंड दीज आर ऑफर प्राइस। ठीक है, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो यू कैन एक्सेस दिस offer price. Nextly, if you purchase a paid subscription, then we offer you classroom video, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, हर तरीके के lectures, हर तरीके के video, 3D, 2D, animated सारी videos आपको हमारी e-learning ऐप पर मिल जाएंगे। इसी के साथ chapter wise, topic wise आपका बुक का सिलेबस का content अवेलेबल है, free solution of your textbook, practice test, worksheet, doubt session, these all are the things that we offer to our paid subscribers. Now let's get started with our today's topic dissolution, that is concepts. ठीक है, dissolution of partnership firm। तो बेसिकली डिसोल्यूशन होता क्या है, पहले हम इस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। On the other hand, dissolution of partnership means business of the firm is discontinued, that is closed, and the firm is wind up, that is dissolved. As a result, economic relationship among the partners comes to an end. According to Section 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. In such an event, all assets of the firm are realized, that is sold, and liabilities are paid. The balance, if any, is to pay to the partners in settlement of their account, and if there is shortfall in meeting the outside liabilities, it is met by the partners from their private assets.
अब देखो डिसोल्यूशन का यहाँ पे केस यही है कि पार्टनर्स हैं, उन्होंने म्यूचुअली डिसीजन ये लिया है कि अब उन्हें अपनी पार्टनरशिप बिजनेस को एंड कर देना चाहिए। नाउ दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू देयर पार्टनरशिप बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है उनको कंटिन्यूअस लॉस के कारण उनको ये डिसॉल्व करना पड़ रहा है, या हो सकता है कि वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को कैंसिल कर रहा है, एनी रीजन। बट द थिंग इज कि यहाँ पे आपकी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, मतलब वाइंड अप हो रही है, मतलब आप फर्म बंद कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस ही यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब एक किसी भी बिजनेस में बेसिकली एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटीज, कैपिटल और एसेट्स होते हैं। अब एक्सपेंस इनकम तो ऐसा है कि आपको प्रॉफिट लॉस बताता है वो, ठीक है, तो वो चीज आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, दो चीजें एक बिजनेस में परमानेंट होती है, हर साल कैरी फॉरवर्ड भी होती है, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, है ना। एसेट्स लाइबिलिटीज के ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हर साल कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो डिसोल्यूशन के समय बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पे जो भी एसेट्स होंगे, ठीक है, बिजनेस के पास जो भी एसेट्स है, बिजनेस क्या करेगी, उन एसेट्स को सोल्ड आउट कर देगी। क्या करेगी, सोल्ड आउट करेगी। मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, जो भी बिजनेस के पास एसेट्स होंगे, सारे एसेट्स क्या हो जाएंगे, सोल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। और सारी जो भी लाइबिलिटीज होगी, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस उसको क्या करेगा, पे ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये होने वाला है। अगर आप नॉर्मली आप ये भी सोचो ना कि अगर आप अपना घर शिफ्ट करते हैं या आप खुद किसी दूसरी सिटी माइग्रेट करते हैं या किसी दूसरी कंट्री में आप कभी इन फ्यूचर माइग्रेट करोगे, तो क्या आप अपने पूरे एसेट्स को साथ में ले जाओगे, नहीं ना। जब हम हमारे घर को डिसॉल्व करते हैं या जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमें हमारे एसेट्स को पे ऑफ करना होता है, या आप कोई भी नया घर बनवाते हो, ठीक है, अभी तक तो रिनोवेशन का केस देख रहे थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिनोवेशन, घर वही है, उसको रिनोवेट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस को हमने उससे रिलेट किया था। यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अपने घर को ही डिसमेंटल कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, हम अपने घर को ही डिसमेंटल कर रहे हैं। जब डिसमेंटल करेंगे तो एसेट्स जो भी रहेंगी, प्रॉपर्टी, उसको सारा हटाएंगे ना, हटाएंगे मतलब बेच देंगे। तो बस यही यहाँ पे आप कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिसोल्यूशन के समय जो भी एसेट्स हैं उनको क्या करना है, पे ऑफ करना है, मतलब उनको क्या करना है, सोल्ड आउट करना है, और जो भी लाइबिलिटीज है उनको क्या करना है, पे ऑफ करना है, ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो, एसेट्स कम हो, मतलब आपके पास उतने एसेट्स नहीं हो, रियलाइज्ड करने के बाद भी, मतलब रिलीज करने के बाद भी, सेल आउट करने के बाद भी आपको उतना अमाउंट ना बचे जितने की आप लाइबिलिटीज पे कर लो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपके जो एसेट्स है, एसेट्स आपने जितनी भी सेल आउट की, एसेट्स को पूरा सेल आउट करने के बाद भी आपको कितना अमाउंट रिलीज हुआ, 5 लाख का अमाउंट रिलीज हुआ, ठीक है। जो भी एसेट्स थी आपके बिजनेस में, 100% एसेट्स को सेल आउट कर लिया आपने, आपको कितना अमाउंट रिलीज हुआ या आपको कितना अमाउंट मिला सारे एसेट्स को सोल्ड आउट करने के बाद, 5 लाख, ठीक है। लेकिन आपके जो लाइबिलिटीज है, कितनी है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आपकी कुछ फॉर एग्जाम्पल 7 लाख है, ठीक है, 7 लाख लाइबिलिटीज है। और बिजनेस के पास टोटल अमाउंट, बिजनेस फर्म के पास टोटल अमाउंट कितना है, बिजनेस फर्म के पास टोटल अमाउंट 5 लाख है और लाइबिलिटी 7 लाख की हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है कैश का। शॉर्टफॉल मतलब जो पैसा है वो कम पड़ रहा है। यहाँ पे कितने का शॉर्टफॉल हो रहा है, यहाँ पे 2 लाख का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो ये जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है, कमी पड़ रही है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, ये कौन मीट करेगा, ये पार्टनर्स मीट करेंगे। ये पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट से को सेल आउट करके, या पार्टनर्स अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से या पर्सनली इस पैसे को जो है क्या करेंगे, इस पैसे के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जो भी पार्टनर्स होंगे, जो भी उनका P&L रेशियो होगा, उस रेशियो में। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, ड्यू टू द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। आपने पार्टनरशिप में फर्स्ट जब 11th क्लास में जब आपने पार्टनरशिप के बारे में बेसिकली पढ़ा था, तो आपने यही पढ़ा था कि द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। मतलब जब भी पैसों की कमी पड़ेगी, जब भी लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाएंगी, तो इन दैट केस पार्टनर्स आर लाइबल टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स, ठीक है। पर्सनल एसेट्स, पर्सनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे पार्टनर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस ये हो रहा है कि जब लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, ठीक है। और ऐसे केस जनरली आते हैं क्योंकि कोई भी ग्रोइंग फर्म या कोई भी प्रॉफिट अर्निंग फर्म बंद नहीं करता। फर्म तभी एंड की जाती है जब आपको कंटिन्यू लॉस हो रहा हो या आपका फर्म ट्रैक पर ना हो, ग्रो नहीं कर रहा हो, तभी आप डिसॉल्व करते हो।
ठीक है। तो इस तरीके के केसेस जनरली डिसोल्यूशन के समय देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस में ऐसा होगा कि एसेट्स की वर्थ ज्यादा होगी, लाइबिलिटीज की कम होगी। एसेट्स आपके 10 लाख के हैं, ठीक है, एसेट्स कितने हैं, एसेट्स 10 लाख के हैं, और आपकी टोटल लाइबिलिटीज, जो टोटल लाइबिलिटीज है, टोटल लाइबिलिटीज आपकी कुछ 7 लाख है, ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज कम है और एसेट्स की वर्थ क्या है, ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट है, 3 लाख का क्या है, एक्सेस अमाउंट है, तो ये अमाउंट्स कौन कर लेगा, पार्टनर्स का क्लेम होगा एज पर देयर पीएनएल रेशियो, ठीक है। सपोज 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 1:1 है, तो 1,50,000 1,50,000 दोनों पार्टनर्स क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन के समय आपको समझ में आया 2 केस है, जो भी एसेट्स उनको बेचना है, जो भी लाइबिलिटीज है, जितने भी क्रेडिटर्स है जिनको भी आपको पैसे देने हैं उनको आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप उनको मतलब छोड़कर नहीं जा सकते, उनको आप पर्सनल एसेट से मीट करो, पर्सनल प्रॉपर्टी से मीट करो, वो आपके एंड पर है, बट आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज सारी मीट करनी पड़ेंगी, सारे एसेट्स आप सेल आउट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और बेटा यहाँ पे एक केस और देखोगे आप कि समटाइम्स क्या होगा, एसेट्स पार्टनर खुद भी ले जा सकता है, ठीक है। सपोज कोई मशीनरी है जिसकी वर्थ 1,50,000 है, पार्टनर ने बोला कि ठीक है 1,50,000 मैं दे दूंगा, मुझे ये एसेट दे दो या मुझे ये दे दो, तो पार्टनर भी लेके जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है आप आउटसाइड ही सेल करो या बाहर ही बेचने जाओ उसको, ठीक है, ऐसा भी हो सकेगा, ऐसा भी होगा। चलो ठीक है, ये हो गया डिसोल्यूशन का कंसेप्ट बेसिकली। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, क्यों किया जाता है डिसोल्यूशन, तो ये आपके कुछ नॉलेज के लिए है, ये आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, और दूसरी बात है कि ये आपको पता होना चाहिए, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, अभी आपके वाइवा भी होने वाले हैं। तो 2 तरीका होता है डिसोल्यूशन का, इधर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व कर लो ड्यू टू आपको कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, या पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं रहा बिजनेस में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पार्टनर्स जो है म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे टू डिसकंटिन्यू द पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। उस समय क्या होगा, पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि यार अब ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, हटाओ इसको। दूसरा हो जाएगा कंपल्सरी एग्रीमेंट। हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में एक लिमिटेड टाइम पीरियड का पार्टनरशिप होता है, उसका जब ये पार्टनरशिप स्टार्ट होता है तो उसमें मेंशन किया जाता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले ही उसमें लिख दिया गया था कि 2 इयर्स की लिमिट है इस पार्टनरशिप की, मतलब 2 इयर्स की लाइफ है इस पार्टनरशिप फर्म की, 2 इयर्स से ज्यादा आप इस फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जब ये 2 इयर्स फिनिश हो जाएंगे, एट दैट टाइम यू नीड टू एंड अप योर पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस को, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा आपको व्हेन इट इज बाय कंपल्सरी एग्रीमेंट, ठीक है। जब कंपल्सरी एग्रीमेंट हो जाएगा तो आपको म्यूचुअली मतलब डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, और म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर सकते हो। तो 2 मोड्स होते हैं आपके यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस डिसकंटिन्यू करने के। अब द थिंग इज कि आप अपने अकाउंट्स को सेटल कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू सेटल द अकाउंट्स, ठीक है। ये सेक्शन 48 है, ध्यान रखना, सेक्शन 48 के विद इन आपको गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप अपने अकाउंट्स को सेटल कैसे कर सकते हो। तो सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म डिसॉल्व, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। 2 चीजें हैं, पहला तो है ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। पहला आप लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एंड सेकेंडली एसेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लॉस का ट्रीटमेंट, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, देन आउट ऑफ द कैपिटल एंड लास्टली नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअल इन द रेशियो ऑफ व्हिच दे शेयर प्रॉफिट, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज। लॉस सबसे पहली चीज है कि जो भी डेफिशिएंसी है, लॉस है, ठीक है, जो भी लाइबिलिटीज है वो आप पे ऑफ करोगे, कमी पड़ेगी तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट से भी करना पड़ेगा, दिस इज ड्यू टू द व्हाट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नेचर। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का क्या करोगे, एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, रियलाइजेशन एक्सपेंस in paying the firm's debt to the third party, in paying to each partner relatively what is due to him on account of loans or advances, in paying to each partner relatively what is due to him on account of capital, the residue if any is distributed among the partner in their P&L ratio। ये जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जब भी एसेट्स का पे ऑफ करना है या मतलब जब भी एसेट्स मीट करने हैं या लोगों का पैसा पे ऑफ करना है, तब आप क्या क्या जो है बेसिकली सीक्वेंस फॉलो करोगे।
सबसे पहले बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे आपके सामने, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस को देनी होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस वो है कि जब आप अपने फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसॉल्व करने के समय भी कुछ एक्सपेंस इनकर होंगे, ठीक है। जब आप अपने घर को डिसमेंटल कराते हैं तो क्या एक्सपेंस इनकर नहीं होते, आपको लेबर लगाने होते हैं, वो एसेट्स उठाते हैं, वो लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। या आप अपने घर को डिसमेंटल कराते हैं तो जो लेबर लगते हैं वो डिसमेंटल कराने में जो है काम करते हैं, तो उनका भी तो एक्सपेंस होता है ना, तो वो कंपलसरी एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? रियलाइजेशन एक्सपेंस को देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पार्टनर या थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी जो भी है उसको नेक्स्टली प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि 3 पार्टनर्स हो, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखो, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं X, Y और Z, ठीक है। अब द केस इज के जो X है, ठीक है, X ने फर्म को लोन दिया था ₹2 लाख, ठीक है, X ने क्या किया था? फर्म को लोन दिया था। और मिसेस X, क्या लिखा हुआ है? मिसेस X ने भी फर्म को लोन दिया था 2 लाख। ध्यान रखना है X इज डिफरेंट एंड मिसेस X इज डिफरेंट। मिसेस X इज द वाइफ ऑफ मिस्टर X। अब पहले किसका पेमेंट होगा? पहले X बोल रहे हैं पहले मेरा करेंगे, ठीक है, और Y बोल रहे हैं कि मिसेस X का पहले किया जाएगा। तो मिसेस X इज नॉट द पार्टनर ऑफ द फर्म। ये कौन है? ये पार्टनर नहीं है फर्म की। ये कौन है? ये थर्ड पार्टी है। तो पहले पेमेंट थर्ड पार्टी का होगा, फिर नेक्स्टली पेमेंट पार्टनर्स का होता है। पहले प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ऐसे लोगों को दी जाती है जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको प्रायोरिटी दोगे जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्टली आपको जो फर्म के डेप्ट है पहले थर्ड पार्टी का जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद फिर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जिन्होंने भी लोन दिया है पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो नंबर आएगा उन लोगों का आएगा जिन्होंने, मतलब पार्टनर्स का आएगा, उन पार्टनर्स का जिन्होंने आपके बिजनेस में लोन या एडवांसेस दिए होंगे। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया होगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल वो भी पे बैक करना होगा। फिर फोर्थ नंबर पे पार्टनर्स के कैपिटल पे ऑफ होंगे, और इसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचा है आफ्टर पेइंग अप ऑल द लाइबिलिटीज, इनसाइड आउटसाइड दोनों लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बचा है तो वो अमाउंट पार्टनर्स जो है शेयर कर लेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव P&L रेशियो, ठीक है। अपने P&L रेशियो में वो अमाउंट पार्टनर्स शेयर कर लेंगे। तो दिस इज द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में पार्टनर्स अपनी जो पेमेंट है वो पे ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना ये। चलो एक क्वेश्चन देखो। The firm X, Y and Z were dissolved on 31st March 2019. Y demand that his loan of ₹25,000 should be paid before the payment of capital to the partner, but X and Z demand that capital should be paid before the payment of Y's loan. Who is correct? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखो 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन है? X है, Y है और Z है, ठीक है। इनकी फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च को। Y जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, Y ने लोन दिया होगा तो Y डिमांड क्या कर रहे हैं कि 25,000 जो उन्होंने दिया था लोन वो पहले पे किया जाए बिफोर कैपिटल। लेकिन X और Z, ठीक है, X और Z क्या डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, पहले क्या पे करना चाहिए? पहले कैपिटल पे करना चाहिए, फिर Y का लोन पे करेंगे। तो कौन करेक्ट है? टेल मी हु इज करेक्ट। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू Y इज करेक्ट बिकॉज एज पर द सेक्शन 48 या एज पर द लॉ पहले किसका पेमेंट होगा? एज पर द लॉ किसका पेमेंट पहले होना था? एज पर द सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 द फर्म्स पार्टनर्स लोन शुड बी पेड फर्स्ट बिफोर द पेइंग ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल के पेमेंट करने से पहले किसका पेमेंट करना है? पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करना है। सो एज पर द सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट दैट इज वेरी ट्रू के पहले किसका पेमेंट होगा? पहले पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा, बाद पे पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट होगा। आया समझ में? तो आंसर कैसे लिखना है? आंसर इस केस में ऐसे लिखना है, Y इज करेक्ट। आंसर Y इज करेक्ट। रीजन भी लिखना पड़ेगा बिकॉज, क्यों? क्योंकि बिकॉज एज पर सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट
1932 partners loans and advances should be paid before पेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के पेमेंट करने से पहले पहले लोन और एडवांसेस पे ऑफ किए जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। All the partner decided to dissolve the firm on 31st March 2019. Why a partner demand his loan of 80,000 should be paid before the payment of Mrs. X loan of rupees 20,000. But another partner demand that Mrs. X loans should be paid before the payment of Y's loan. Who is correct? So यहाँ पे क्या है? Again तीन partners है X, Y, Z. ठीक है, जिसमें से जो Y है पार्टनर है बिजनेस का, उन्होंने भी लोन दिया था, और जो X है उनकी वाइफ मिसेस X ने भी लोन दिया था। अब Y बोल रहे हैं कि मिसेस X से पहले Y का लोन पे करना चाहिए, और X बोल रहे हैं नहीं पहले मिसेस X का लोन पे किया जाए। तो कौन सही है? तो यहाँ पे X सही है। क्यों? क्योंकि जो आउटसाइडर्स है, ठीक है, जो थर्ड लाइबिलिटी है या थर्ड पार्टी है, मिसेस X जो है थर्ड पार्टी है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि मिसेस X इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस के पार्टनर नहीं है ना मिसेस X। तो मिसेस X का लोन पहले पे होगा, बाद में जो है Y का लोन पे होगा। तो who is correct here? Here Mr. X is correct and why? Due to the section 48 of the Partnership Act 1932. Next question. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm, and the firm had also taken a loan of 10,000 from B. The firm was dissolved when its assets were realized for rupees 25,000. State the order of the payment of Mrs. A's loan and B's loan with the reason if there were no creditors of the firm. Now this question is for you people. ठीक है, you need to tell me the answer that what is the sequence of payment here. ठीक है, चलो now let's move towards the next concept, payment of the firm's debt and private debt, section 49. अभी सेक्शन 48 पढ़ा था, अब सेक्शन 49 पढ़ते हैं कि सेक्शन 49 जो आपका पार्टनरशिप एक्ट का है वो क्या बोलता है। नाउ सेक्शन 49, debts which are the firm's own to the outsiders are known as firm's debt, which a partner own in his personal capacity are known as private debts. Following provision apply in case of the firm's debt and private debts. Firm's property is applied first towards the payment of the firm's debt, then the surplus if any is applied towards the payment of the partner's private debt to the extent of the concerned partner is entitled to the share in the surplus. Private property of each partner is applied first towards the payment of his private debts and the surplus is any applied towards the payment of the firm's debt. ठीक है, दो तरीके के डेप्ट होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के डेप्ट होते हैं? फर्म के डेप्ट होते हैं और प्राइवेट डेप्ट होते हैं। भाई पहले तो ये समझो कि फर्म्स डेप्ट क्या है, प्राइवेट डेप्ट्स क्या है। तो फर्म्स डेप्ट क्या होते हैं? फर्म्स डेप्ट वो डेप्ट होते हैं जो फर्म के नाम पे थर्ड पार्टी से पैसे लिए गए हों। ठीक है, सपोज तो तीन पार्टनर्स हैं XYZ और उन्होंने मिस्टर ए जो फर्म के आउटसाइडर थे उनसे लोन लिया है। किसके नाम पे लिया है? फर्म के नाम पे लिया है। तो फर्म के नाम पे लोन लेने वाला लोन फर्म का डेप्ट कहलाता है। ठीक है, वो फर्म की लायबिलिटी है पे ऑफ करने की, कि अगर पार्टनर्स ने फर्म के नाम पे थर्ड पार्टनर से मतलब थर्ड पार्टी से लोन लिया हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फर्म्स डेप्ट। ठीक है, और अगर किसी पार्टनर ने अपने नाम पे खुद के नाम पर लोन लिया होता है तो दैट इज नोन एज प्राइवेट डेट। ठीक है, समझो तीन पार्टनर्स है, कौन कौन है? X, Y और Z। ठीक है, और इनकी फर्म का नाम है स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, मिर्सर्स स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इनकी फर्म का नेम है। अब पार्टनर्स ने मिस्टर ए से लोन लिया। कितने का लोन लिया मिस्टर ए से? 50,000 का लोन लिया। किसके नाम पर लिया? स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे लिया। किसके नाम पर लिया है? स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फर्म्स डेप्ट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्म्स डेप्ट। क्यों? क्योंकि किसके नाम पे लिया है? फर्म के नाम पे लिया है। और फिर नेक्स्टली मिस्टर सी से
लोन लिया है, किसने लिया है, वाई ने लिया है, फिर 50,000 का लोन लिया है, किसके नाम पर लिया है, मिस्टर वाई के नाम पर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट डेट्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट डेब्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्म के लिए लिया है लेकिन खुद की पर्सनल कैपेसिटी से लिया है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज प्राइवेट डेट। अब इस केस में आपका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो अगर पहला जो आपका क्लॉज है कि फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट, देन सरप्लस इफ एनी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स प्राइवेट डेट टू द एक्सटेंट टू द कंसर्न पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द सरप्लस। अब फर्म की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स आपने सेल आउट किए हुए हैं और जिससे रियलाइज्ड वैल्यू निकली है, सारे एसेट्स बेच दिए, सारे एसेट्स बेचने के बाद आपको 5 लाख रुपीस निकले और आपने फर्म की प्रॉपर्टी मतलब फर्म के नाम पे 50,000 का लोन लिया है, तो उस रियलाइज्ड वैल्यू में से 5 लाख में से पहली प्रायोरिटी पेमेंट किसकी की जाएगी, पहली प्रायोरिटी फर्म डेब्ट की जाएगी। नेक्स्टली अगर सरप्लस बच रहा है तो किसको दिया जाएगा, तो दिया जाएगा प्राइवेट डेट्स को, वो भी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द दैट पार्टनर्स शेयर, ठीक है। समझो इस चीज को, कैसे समझोगे, ऐसे समझो, यहाँ पे ये केस चल रहा है, ठीक है। अब एसेट्स की जो वैल्यू है, यहाँ पे समझो एसेट्स की जो टोटल वैल्यू है, रियलाइज्ड वैल्यू, वो कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। 5 लाख एसेट्स की वैल्यू है और पार्टनर्स का पीएनएल रेशो कितना है, पीएनएल रेशो है पार्टनर का 1:1:1, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 5 लाख में से सबसे पहले तो फर्म की प्रॉपर्टी पेमेंट हो गई, ठीक है, ये स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स है, मिस्टर ए को पेमेंट कर दो 50,000 का। अब नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, 4,50,000, 4,50,000 अमाउंट है, तो 4,50,000 को तीनों पार्टनर 1:1 में शेयर करेंगे, ठीक है। तो एक्स के अकाउंट में कितना जाएगा, एक्स के अकाउंट में 1,50,000 जाएगा, ठीक है। ऐसा ही वाई के अकाउंट में भी 1,50,000 जाएगा और जेड के अकाउंट में भी कितना जाएगा, 1,50,000 ही जाएगा, ठीक है। तो अब जो वाई है, वाई की कैपेसिटी कितनी है, वाई के पास कितना अमाउंट है, 1,50,000, तो 1,50,000 से ज्यादा प्राइवेट डेट बिजनेस पे नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका जितना भी रेशियो है उस अकॉर्डिंगली 1,50,000 का ही पेमेंट कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ठीक है, अगर 50,000 का करना है तो फिर प्राइवेट डेट बाद में होगा और 1 लाख रुपीज सिर्फ वाई को मिलेगा, वाई को पूरा 1,50,000 नहीं मिलेगा। ये दोनों पार्टनर्स अपने अपने अकाउंट से नहीं पैसा देंगे, सिर्फ वाई के अकाउंट में ही उस चीज का रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एज पर द सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। नेक्स्ट, private property of each partner is applied first toward the payment of the private debts and surplus if any applied towards the payment of the firm's debt। और जो फर्म के अगर पार्टनर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, ठीक है, फर्म के एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं है, तब पहले प्राइवेट डेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर किसको दी जाएगी, फर्म्स डेब्ट को। अब इसका केस अलग समझो, केस को चेंज कर रही हूं मैं नेक्स्ट केस में, ठीक है। एसेट्स की वर्थ कितनी है, रियलाइज्ड वर्थ एसेट्स की 50,000 है, ठीक है। और एक यहाँ पे पार्टनर्स कौन है, एक्स वाई और जेड है, 1:1:1, ठीक है। जिसमें से मिस्टर ए से लोन लिया था मिस्टर वाई ने अपने नाम पर, कितने का, 1,50,000 का, ठीक है। और इसके बाद मिस्टर बी से लोन लिया था फर्म के नाम पर, ठीक है, ये क्या है, फर्म डेट्स है, वो भी कितने का लिया था, 1,50,000 का। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई है, दिक्कत ये आई है कि यहाँ पे जो एसेट्स की वैल्यू है दैट इज नॉट सफिशिएंट, एसेट्स की वर्थ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो एसेट्स की जितनी भी वर्थ है इससे सबसे पहले प्रायोरिटी फर्म के डेट को जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा 1,50,000 से 50,000 तो पेमेंट एसेट्स से हो जाएगी। अब कितना बचा, अभी भी 1 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो किसको देना है, पार्टनर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे ऑफ करेंगे। अब पार्टनर्स जो है, तीनों पार्टनर्स, ठीक है, तीनों पार्टनर्स एक्स वाई और जेड, उन्होंने अपनी प्राइवेट एसेट से 2 लाख रुपीज लेकर आए, कितने लेकर आए, 2 लाख उन्होंने तीनों ने मिलाया, कितना बचा, 8 लाख बच रहा है टोटल। तो 8 लाख में से सबसे पहले, अब ये क्या है, अब ये प्राइवेट एसेट, प्राइवेट जो है वो है प्राइवेट लेकर आए हैं पार्टनर्स अपना पैसे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इसको दी जाएगी। तो जो वाई ने लिया था तो वाई अपने पैसों से सबसे पहले पेमेंट किसका करेगा,
x का करेगा 50,000 बच रहा है। अब ये 50,000 फिर इससे इसका पेमेंट होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट केस में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, पार्टनर के पर्सनल डेट को, ठीक है, ना कि फर्म के डेट को। अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल प्रॉपर्टी या अपना पर्सनल अमाउंट लेकर आ रहे हैं इन दैट केस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 49, एक मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीस कांसेप्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो कितने अकाउंट्स बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, तो बेसिकली 2 अकाउंट्स बनेंगे। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय 3 चीजें बनती हैं, क्या क्या बनता है, रिवैल्यूएशन बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है, एंड द थर्ड थिंग इज बैलेंस शीट। यहाँ पे 2 ही चीज बनेंगी, तीसरा कुछ नहीं बनेगा। क्या क्या 2 बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो डिसोल्यूशन के समय बैलेंस शीट नहीं बनती, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट देखने को मिल रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या चीज है वो समझो। अच्छा ये समझो कि जैसे आप अपने घर को डिसमेंटल करते हैं या घर शिफ्ट करते हैं, तो अपने घर का जो भी सामान होता है, बड़े बड़े कार्टन जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, है ना, यूज करते हैं, आपने देखा होगा। आपने अगर कभी शिफ्टिंग नहीं की होगी या आप कभी एक घर से दूसरे घर शिफ्ट नहीं हुए होंगे, तो आपने लोगों को जरूर ये चीज देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी कि जब लोग शिफ्टिंग करते हैं, जब लोग अपना घर छोड़ के दूसरे घर शिफ्ट होते हैं या अपना घर डिसमेंटल करा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज करते हैं, बड़े बड़े, जिनको कार्टन बोलते हैं, कुछ लोग कार्टून भी बोलते हैं, बट वो कार्टून इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, कार्टन, ठीक है। क्या यूज करते हैं, कार्टन यूज करते हैं, बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स जो होते हैं, उसमें सामान पैक किया जाता है, फिर उसको टेपिंग करके पैक करके ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्टली आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब आपके घर में कोई बड़ा सा एसेट आता है या कोई सी भी बड़ी रेफ्रिजरेटर आया या वॉशिंग मशीन आती है, तो वो भी कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके आती है। कूलर आता है तो वो भी कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करके आता है। तो कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपना सारा सामान डाल लेते हैं, फिर उस कार्डबोर्ड बॉक्स को उठा के अपने न्यू हाउस या नई जगह लेके जाते हो, फिर उसको अनपैक करते हैं, यही होता है। तो समझ लो जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ये क्या है, ये कार्टन है। क्या है ये, कार्टन है। दैट मीन्स इस अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं, इस अकाउंट में हमारे बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस शीट क्या है, एज्यूम कि बैलेंस शीट सपोज ऐसे समझो, ये आपका क्या है, ये आपका होम है, जो क्या हो रहा है, डिसमेंटल हो रहा है। अब आप एक नए घर में जा रहे हो, ठीक है, ये आपका नया घर है, मुझे ऐसे ही घर बनाना आता है, ये आपका नया घर है, ठीक है, ये न्यू है, ये ओल्ड है। तो न्यू हाउस में से आप अगर निकलोगे तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेके निकलोगे, उस कार्डबोर्ड बॉक्स में जितना भी एसेट है सारा कुछ उसमें डाल लोगे, ठीक है, और फिर वो उसको नए घर में लेके जाओगे और उसको अनपैक करके एज इट इज चीजें जमा दोगे, यही करेंगे हम। तो समझो यही होता है। इसमें भी क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, और बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होते हैं। तो बैलेंस शीट में से लाइबिलिटीज और एसेट सारी चीजें उठा के एक अकाउंट में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, एक अकाउंट में डाल देते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है इसका, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके से डिस्पोजल अकाउंट है, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स जैसा है, जिसमें सारे एसेट्स उठा के, सारी लाइबिलिटीज उठा के हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये डेबिट, क्योंकि अकाउंट है तो यहाँ डेबिट क्रेडिट का साइड होगा, तो यहाँ पे सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज डाल देते हो, और इसी अकाउंट में पेमेंट भी शो होता है। सपोज इमेजिन करो कि आप लोग सामान लेके सेल आउट करने निकले हो, आपने बहुत सारा सामान डाला, एक बोरा उठाया और आप मार्केट में निकल गए सेल आउट करने, तो उसमें से आप बेचते भी जाओगे, ठीक है। तो बस यही समझो, एक तरीके से एक रेसिडुअल अकाउंट होता है जिसमें सारे जो भी आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, सारी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज को इस अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है, और जो पेमेंट होता है वो भी इसी अकाउंट से शो होता है। क्या होता है, पेमेंट भी इसी अकाउंट से शो होता है, ठीक है। चलो आपको मैं फॉर्मेट बताती हूँ इस अकाउंट का, ये है इस अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, यहां पे आपको सारे ये आपका मेनली सारे जो भी आपके एसेट्स है वो किस तरफ दिखाई दे रहे हैं, सारे एसेट्स को आपने डेबिट साइड डाउन ट्रांसफर कर दिया। यहां से ध्यान से देखो, ये सारे एसेट्स हैं आपके,
ठीक है, सारे एसेट्स कहाँ जा रहे हैं, डेबिट साइड जा रहे हैं, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड जाएगी आपकी। क्या है ये रियलाइजेशन अकाउंट है। क्या है ये, रियलाइजेशन अकाउंट है। आपने क्या किया, आप कुछ मत करो, जो भी आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स है, क्या क्या है, एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया, जितनी भी एसेट्स थी आपकी, आपने सबसे पहली स्टेप है, आपने सारी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, आपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड कर लिया। और जो भी लाइबिलिटीज थी, प्रोविजन, रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सारी लाइबिलिटीज को आपने क्रेडिट साइड नोट कर लिया। क्या किया, सारे एसेट्स को डेबिट साइड नोट कर लिया और सारी लाइबिलिटीज को आपने कहाँ नोट कर लिया, क्रेडिट साइड नोट कर लिया। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद सारे एसेट्स को कुछ मत करो, पूरी आपको बैलेंस शीट खाली कर रही है। बैलेंस शीट घर है आपका, बैलेंस शीट तो ठीक है, तो आप समझो आप अपने घर को खाली कर रहे हो, तो अपने बैलेंस शीट को पूरी खाली कर ली। बैलेंस शीट से सारी एसेट्स उठा के आपने अपने रियलाइजेशन के डेबिट साइड रख दी और सारी लाइबिलिटीज उठा के आपने अपने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रख दिया। ठीक है, अब ये एसेट्स है, ये तो आप सेल आउट करोगे। ठीक है, सपोज आपकी लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट हो गई, तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट होगी आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ये देखो, कैश में या बैंक में लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट हो गई, कहाँ दिखाओगे, लैंड को आपने सेल आउट किया है तो उसका ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड दिखाई देगा। प्लांट मशीनरी सेल आउट हो गया, प्लांट मशीनरी सेल आउट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ दिखाई देगा बाय कैश अकाउंट से। ठीक है, सारे एसेट्स को सेल आउट आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड दिखाओगे और सारी लाइबिलिटीज का पे ऑफ आप डेबिट साइड दिखाओगे। ठीक है, रिवर्स इफेक्ट जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने लाइबिलिटीज पेड बिल्स, तो जो भी आपके बिल्स पेबल है उसका पेमेंट यहाँ इस तरफ हुआ है, क्रेडिटर्स का पेमेंट भी आपने इस तरफ किया है, लैंड एंड बिल्डिंग का पेमेंट आपने इस तरफ किया है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस देखो, क्रॉस बन रहा है। एसेट्स को किस तरफ लिखा है, डेबिट साइड, लाइबिलिटीज को किस तरफ लिखा है, क्रेडिट साइड। पेमेंट होने के बाद उसी को आपको रिवर्स इफेक्ट देना है और ऐसे देने के बाद आपको फाइनली क्या बचेगा, बैलेंस मिलेगा, आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो समझ लो प्रॉफिट हो गया है, पैसा बच गया है, पैसा क्या है, बच गया। तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और लाइकवाइज अगर बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया तो समझ लो डेफिशिएंसी आई है, डेफिशिएंसी है। और डेफिशिएंसी कौन पे करता है, डेफिशिएंसी पार्टनर्स पे करते हैं डेबिट साइड से। ठीक है, तो पार्टनर्स पे करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स जो भी एक्सेस मनी बच रहा है, एक्सेस मनी भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, ये इजी सा, बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट खाली करके सारे कुछ बैलेंस शीट की चीजें आप रियलाइजेशन में डालोगे और रियलाइजेशन से ही आप वैल्यू को रिलीज करते जाओगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ करते जाओगे और एसेट्स क्या करते जाओगे, एसेट्स सोल आउट करते जाओगे। यहाँ पे बैलेंस समझ आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट जो भी बैलेंस रहेगा वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट और नॉर्मल आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वो बनाना है आपको। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम इसको छोटे छोटे कंसेप्ट जो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो जाएगा या जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्रोविजन का बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट अबाउट प्रोविजन, व्हाट अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, व्हाट अबाउट दिस प्रोविजन, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, काफी सारी ऐसी चीजें रहती है जिसका आपको क्वेश्चन मार्क आ जाता है, व्हाट अबाउट दैट। तो व्हाट अबाउट दैट के जो भी कंसेप्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके अकाउंट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक ओनली। ठीक है, चलो तो अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक को, क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको इसको और अच्छे से समझाएंगे। आज हमने बेसिकली कंसेप्ट्स देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट जब भी हमारे वीडियोस अपलोड हो या जब भी लाइव क्लासेस हो तो आपको उस चीज की अपडेशन मिल जाए, सो दैट यू कैन अटेंड द क्लासेस। एंड नेक्स्टली आप हमारे प्राडिस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर हमारी ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर, iOS स्टोर दोनों पर भी
दोनों पर अवेलेबल है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कांटेक्ट करना है, तो इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।